तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 20 एंड 21. सो लेट्स स्टार्ट. तो 363 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सो लेट्स रीड आउट. So at 1st January 20x4, Yogi acquired 80% of share capital of Beer for 1400,000. At that date, the share capital of Beer consists of a 600,000 equity share of $50 each, and its reserves were 800,000. The fair value of non-controlling interest was valued at 300,000 at the date of acquisition. In the consolidated statement of financial portion of Yogi and his subsidiary Beer at 31st December, what amount should appear for the goodwill? Okay, so goodwill कैलकुलेट करना है. तो पहले हम लोग ग्रुप स्ट्रक्चर बनाएंगे. ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर बनाएंगे. ठीक है, तो कौन किसको एक्वायर कर रहा है? तो पहले एक्वायर कर रहा है आपका योगी. एक्वायर्ड 80% ऑफ किसका? बियर का. ठीक है, अब डेट लिखेंगे. ऑन कब एक्वायर किया है आपका? ऑन 1 जनवरी 20x4. और ईयर एंड क्या है हमारा? ईयर एंड है 31st दिसंबर 20x8. तो ये मिड ईयर एक्विजिशन है, तो फ्यू इयर्स पहले एक्वायर किया गया. नाउ टीपीसी. टीपीसी मतलब टोटल परचेज कंसिडरेशन, मतलब पेरेंट ने कितना पे किया है सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1400,123. नाउ अब हम चलते हैं नेट एसेट. नेट एसेट्स कैलकुलेशन करेंगे. नेट एसेट किसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग? नेट एसेट ऑफ बियर. अब एट एक्विजिशन का कैलकुलेट करेंगे, और अब कैलकुलेट करेंगे एट रिपोर्टिंग डेट का. रिपोर्टिंग डेट का कितना है? ठीक है, सो अब हम लोग नेट एसेट में ये नेट एसेट कैलकुलेशन हम लोग पहले लेंगे शेयर कैपिटल. ठीक है, एससी शॉर्टकट लिखते हैं शेयर कैपिटल. तो कितना दिया हुआ है? शेयर कैपिटल ऑफ बियर कंसिस्ट ऑफ 600,000 इक्विटी शेयर ऑफ $0.50 इच. मतलब ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है और वो पर शेयर का फेस वैल्यू है. तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा? 300123. ठीक है, ये भी सेम होगा, रिपोर्टिंग डेट पे भी सेम होगा, एक्विजिशन पे भी सेम होगा. 300123 50. ओके, हाँ. अब शेयर प्रीमियम नहीं है हमारे पास, रिजर्व है. रिजर्व मतलब रिटेन अर्निंग रिजर्व. कितना दिया हुआ है एट एक्विजिशन? आपको दिया हुआ है 800,123. तो हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करने के लिए रिपोर्टिंग डेट का नहीं चाहिए, इसलिए क्वेश्चन में रिपोर्टिंग डेट का नहीं दिया हुआ है. तो नाउ वी विल ऐड दिस टू अमाउंट. वी विल गेट 110,123. ठीक है, इतना आएगा. इसको बोल्ड कर देती हूँ. नाउ अब गुडविल कैलकुलेट करते हैं. गुडविल के लिए एफ बी पेड बाय पेरेंट्स. पेरेंट्स कौन है यहाँ पे? योगी. तो अमाउंट कितना है टीपीसी में? 1400123. एंड अगेन फेयर वैल्यू पेड बाय एनसीआई. एनसीआई मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. कितना पे किया है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 300,123 एट डेट ऑफ एक्विजिशन. तो लेस करेंगे लेस नेट एसेट एट एक्विजिशन. ठीक है, तो कितना है वो हमारा? आपका है 110,123. ओके, सो आप इसको करो कैलकुलेट. आपको कितना आंसर आएगा? 140 प्लस 30 140. मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? यस, गड़बड़ तो डेफिनेटली किया है. यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा ऐड होगा. ओके, सो नाउ ये हो जाएगा 1 and 2 3 4 5. अब करो आप लोग. ठीक है, यू विल गेट 600,123. ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. सो नाउ
364 नंबर क्या कहता है? एट जनवरी 20x टॉम एक्वायर्ड 80% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ जेरी फॉर 100,000। ओके, तो यहाँ पे वन बाय वन लाइन पढ़ते करके हम लोग करने चलते हैं। टॉम 80% ऑफ किसका? जेरी, जेरी का। तो कब? ऑन, आप लोग हर एक क्वेश्चन में ग्रुप स्ट्रक्चर बना लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। क्या ग्रुप स्ट्रक्चर? ओके ओके, टॉम इक्वल 80% ऑफ जेरी। सो नाउ अब 80% टॉम एक्वायर किया तो एनसीआई का कितना परसेंट हुआ? एनसीआई का हुआ आपका 20%। ठीक है, ईयर एंड कब है हमारा? ईयर एंड 31 दिसंबर 20x9 है ना? 20x9 है। ओके एक मिनट, हाँ तो बाकी क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड एट 1 जनवरी 20x8 टॉम एक्वायर्ड 80% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ जेरी फॉर 100,000। सो टीपीसी हमारा दिया हुआ है यहाँ पे equal to 100 1 2 3, and at that the share capital of Jerry consists of a 5,000 equity share of rupees $1 each, and its reserve with $30,000 at 31st December 20x9. The reserve of Tom and Jerry were as follows. Okay, so अब नेट एसेट कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी डाल देते हैं, ठीक है, इजी होगा। एंड एट एक्विजिशन एंड एट रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। सो अब शेयर कैपिटल क्या दिया हुआ है हमारा? एट एक्विजिशन डेट दिया हुआ है आपको 5,000 है इक्विटी शेयर, $1 ईच का इसका फेस वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 आएगा, ये सेम होगा हमारा। उसके बाद रिजर्व्स देखो, रिजर्व्स रिजर्व्स आपका क्या दिया हुआ है? एट एक्विजिशन इट वाज 30,000 एंड एट रिपोर्टिंग डेट का देखो जेरी का सिर्फ लेना है, टॉम का नहीं, 50,000। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टॉम एंड सब्सिडरी जेरी एट 31 दिसंबर 20x9 व्हाट अमाउंट शुड अपीयर फॉर ग्रुप रिजर्व, मतलब ग्रुप रिटेन अर्निंग पूछ रहा है। ठीक है, इसको टोटल करो आप लोग, कितना आएगा? टोटल कितना आएगा? ये 80,000, ये कितना आएगा? 1,00,000 ठीक है, इसको बोल्ड कर देते हैं एंड इसको भी बोल्ड कर देते हैं। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा होगा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। अब वो कैसे निकलेगा? ये 100,000 माइनस 80,000 कर दो तो कितना आएगा आपका? 20,000। 20,000 अब पेरेंट और सब्सिडरी में डिवाइड करना है, तो 80% ऑफ पेरेंट ऑफ कितना है? टॉम 80%, सॉरी 20,000 करो, कितना आएगा आपका? 80% ऑफ 20,000 यू विल गेट 16,000। अब फिर आपका बाकी का पोर्शन जो होगा एनसीआई का होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 20% ऑफ 20,000, ये हो जाएगा 4,000। ये किसका हो गया? एनसीआई का हो गया। अब हम लोग करते हैं ओके, सो अब हम लोग निकालते हैं ग्रुप रिटेन अर्निंग। ग्रुप रिटेन अर्निंग, तो यहाँ पे पहले लेंगे पेरेंट का ग्रुप रिटेन अर्निंग, पेरेंट रिटेन अर्निंग कितना है? पेरेंट का दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 400,000 एंड उनका 80% भी उनका लोगे, 80% ऑफ 20,000 जो हमारा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व है उसका 16,000 आप ले लो यहाँ पे। So all together you will have 416,123, that is our answer option C। ठीक है, ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, दैट इज 365।
तो 365 क्या कहता है, लेट्स रीड आउट. So at January 20X6, the Fed acquired 75% of share capital of Barney for the 65,000. At that date, the share capital of Barney consisted of a 20,000 equity share of $1 each. Its reserves were 40,000. The fair value of NCI was valued at $20,000 at 1st January 20X6. In a consolidated statement of financial position of Fed and subsidiary Barney at 31st December 20X9, what amount should appear for the goodwill? अगेन हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करना है. सो कौन किसको एक्वायर कर रहा है, फ्रेड. फ्रेड एक्वायर कर रहा है कितना परसेंट, 75% किसका, बार्नी का. अपडेट लिखते हैं ऑन कब, ऑन 1st जनवरी 2006, इसको 6 बना देते हैं. सो ईयर इंड कब है, ईयर इंड इज आवर 20X9. ठीक है. अब 25% बार्नी का है तो एनसीआई का कितना परसेंट होगा आपका, 25%. ठीक है. सो नाउ टीपीसी, टीपीसी कितना पे किया है, 65,000. ठीक है. अब नाउ नेट एसेट कैलकुलेट करते हैं. नेट एसेट्स, अब सब्सिडरी. ठीक है. एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग डेट दोनों कैलकुलेट करते हैं. सो एट एक्विजिशन, एट रिपोर्टिंग डेट. ठीक है. अब शेयर कैपिटल कितना है वो देखते हैं. At acquisition rate, share capital of Barney consists of 20,000 equity share of $1 each. मतलब फेस वैल्यू 1 है तो 20,000 इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई करें तो 20,000 ही आएगा हमारा. ये सेम होगा हमारा दोनों पे. नाउ अब शेयर कैपिटल के बाद आपके पास रिजर्व है. ओके, रिजर्व कितना है एक्विजिशन पे आपका, 40,000. अगेन हम लोग को रिपोर्टिंग डेट का नहीं दिया है तो कोई नहीं, हम लोग को सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करना है. सो वी डोंट नीड दैट. ओके, 60,000. नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, ये होने के बाद गुडविल पे चलते हैं. गुडविल एवरी पेड बाय पेरेंट्स. ओके, कितना है पेरेंट का, एवरी पेड बाय एनसीआई. ओके, सो पेरेंट्स ने कितना पे किया है, 65,000 और एनसीआई ने कितना पे किया है, दैट इज 20,000. उसके बाद लेस करेंगे एट एक्विजिशन, वो हमारा कितना है, 60,000. तो आपके पास क्या आएगा, वो रिटेन अर्निंग होगा, दैट इज 25,000. ये आंसर. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 366 तक चलते हैं. At January 20X6, the Gary acquired 60% of share capital of Barlow for 35,000. At that date, the share capital of Barlow consisted of 20,000 equity share of $1 each and reserve with 10,000. At 31st December 20X9, the reserve of Gary and Barlow were as follows. At date of acquisition, the fair value of NCI was valued at 25,000. In the consolidated statement of financial position of Gary Group at 31st December 20X9, what amount should appear for the NCI? Okay, तो NCI का पूछ रहा है. उससे पहले हम लोग पहले ग्रुप स्ट्रक्चर बनाएंगे. ठीक है. ओके, तो पहले ग्रुप स्ट्रक्चर बनाते हैं. ग्रुप स्ट्रक्चर में कौन किसको एक्वायर कर रहा है, गैरी एक्वायर्ड 60% ऑफ बार्लो. ठीक है. कब एक्वायर किया, ऑन 1st जनवरी 2006 में. ठीक है. ईयर इंड क्या है हमारा, ईयर इंड है 2009. ठीक है. ओके, अब 60% बार्लो का है तो एनसीआई का कितना परसेंट होगा यहाँ पे, 40%. ठीक है. ओके, सो नाउ टीपीसी, इमीडिएट एक्विजिशन में नहीं है, फ्यू इयर्स एगो एक्वायर किया है, सो नो प्रॉब्लम. टीपीसी कितना पे किया है, 35,000. 35,000. ठीक है. सो नाउ अब नेट एसेट, एनसीआई के लिए नेट एसेट यस कैलकुलेट करना पड़ेगा. नेट एसेट अब सब्सिडरी एट एक्विजिशन एंड एट रिपोर्टिंग डेट. ठीक है. ओके, सो शेयर कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल हम लोग को दिया हुआ है दैट इज 20,000 और फेस वैल्यू 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 ही आएगा. ठीक है. शेयर कैपिटल 20,000.
20,000, ठीक है। एंड ये रिपोर्टिंग डेट भी सेम आएगा 20,000। ओके, सो नाउ अब शेयर कैपिटल के बाद क्या दिया हुआ है? रिजर्व। रिजर्व्स कितने हैं हमारे पास? 10,000 एक्विजिशन में। एंड रिपोर्टिंग डेट का भी दिया हुआ है, हम लोग सिर्फ बारलो का लेंगे, दैट इज 15,000। और कुछ नहीं दिया हुआ है। ओके, तो ऐड करो इसको, कितना आएगा टोटल? ओके, टोटल आ जाएगा 30,000, इधर आ जाएगा 35,000, ठीक है। ओके, सो नाउ अब पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व निकालते हैं। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कितना है? 35,000 माइनस 30,000 करेंगे, सो वी विल हैव 5,000। अब इसको डिवाइड करेंगे पेरेंट और सब्सिडियरी में। पेरेंट का कितना परसेंट है? 60% ऑफ 5,000 इक्वल टू, कैलकुलेट कर लो आप लोग कितना आता है। 3,000 आएगा पेरेंट का, एंड 40% ऑफ 5,000 we will have 22,000। ओके, सो अब एनसीआई का पोर्शन पूछ रखा है क्वेश्चन में, तो एनसीआई, ओके, एफवी पेड बाय एनसीआई कितना है वो देखो। वो पे किया है, नीचे में एक लाइन लिखा है 25,000, और इसका 40% ले लो। 40% ऑफ 5,000 दैट इज पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, वो हो जाएगा हमारा 2,000। So all together we have a 27,000 as our answer, which is option B, ठीक है। ओके, सो अब चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 367। Okay, at January 20x8, Williams acquired 65% of share capital of Barlow for the 300,000. At that date, the share capital of Barlow consists of a 400,000 equity share of 0.50 each, and its reserves were 60,000. At 31st December 20x9, the reserve of Williams and Barlow were as follows. The fair value of NCI interest was valued at 50,000 at the date of acquisition in the consolidated statement of financial position of William Group at 31st December 20x9, what amount should appear for the NCI? Again वही क्वेश्चन, NCI को NCI में कितना जाएगा? तो फर्स्ट वी विल मेक ए ग्रुप स्ट्रक्चर। उसके बाद कौन किसको एक्वायर कर रहा है? विलियम्स। विलियम्स एक्वायर कितना परसेंट? ओके, 65% दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, किसका एक्वायर कर रहा है? बार्लो। जिस बार्लो क्या बार्लो है। तो ऑन 1 जनवरी 2000x8 में एक्वायर कर रहा है, बट है ना, तो 8। ईयर एंड कब है हमारा? ईयर एंड है 20x9। ओके, तो 1 ईयर 2 इयर्स हुआ, सो नो प्रॉब्लम, मिड ईयर का झंझट नहीं आया। सो अब 65% बार्लो का है, तो एनसीआई का कितना परसेंट होगा? 35%, हाँ ठीक है। एंड नाउ टीपीसी देखते हैं, टीपीसी कितना पे किया उसने। टीपीसी दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 300,000। नाउ लेट्स मूव टू carrying to calculate net asset, okay, at acquisition and at reporting date। okay, so we have share capital कितना है? शेयर कैपिटल एट एक्विजिशन डेट 400,000 शेयर है, जिसका फेस वैल्यू है 0.50। लो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 200,123, ठीक है। इधर भी आएगा सेम 200,123। नाउ शेयर प्रीमियम नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट हम लोग को रिजर्व दिया हुआ है। रिजर्व कितना दिया हुआ है? एट एक्विजिशन डेट हम लोग का रिजर्व है 60,000, एंड एट रिपोर्टिंग डेट हम लोग का रिजर्व है, बारलो का लेना नीचे में से 75,000, ठीक है। अब ऐड करो, ये आ जाएगा 275,123 एंड ये आ जाएगा 260,123। सो ओके, अब पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व निकालते हैं। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व वो आ जाएगा हमारा 275,123 माइनस 260,123, वी विल हैव 15,000। सो नाउ अब हम लोग पेरेंट और सब्सिडियरी में डिवाइड करते हैं, सॉरी पेरेंट और एनसीआई में किसका किसका कितना परसेंट है। सो 65%, आई थिंक ऊपर मैंने शायद सब्सिडियरी बोला क्या?
उन्हें सब्सिडी नहीं होगा, एनसीआई के पोर्शन में बस हम लोग को ये पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व को हम लोग को डिवाइड करना है। 65% पेरेंट का है, तो पेरेंट का आपका हो जाएगा 15,000, ठीक है। कितना आएगा 15,000 इंटू 65 डिवाइड बाई 100, यू विल हैव 9750। अब सेम हम लोग सब्सिडी में भी डिवाइड कर लेंगे। सब्सिडी का कितना परसेंट, 35% है। 35% ऑफ 50,000 ये आ जाएगा आपका 5250। तो एनसीआई का निकालना है हम लोग को। तो एनसीआई का एवरी पेड बाय एनसीआई कितना है, क्वेश्चन में दिया है हम लोग को। यस, नीचे में दिया हुआ है, दैट इज 50,000। यस, एंड आपके उसके बाद आप ले लो जी 35% है ना एनसीआई का, और 15,000। यस तो ये 5250 इधर डाल देते हैं ना, इधर क्यों डाला। ओके, सो 5250, अब इन दोनों को ऐड करो, यू विल गेट 55250। वो हमारा ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 368, ठीक है। ओके, सो 368 क्या कहता है, लेट्स सी। ओके, so the following are the extract of the statement of financial position of Dora and Dico. So in the consolidated statement of financial position, what will be the correct amount for the receivable and payables? Okay, current asset, inventory, receivable, cash, current liabilities, payables. Dora's statement of financial position include receivable of 40,000 due from the Dico. Okay, so receivable और payable जो हम लोग consolidated statement of financial position बनाएंगे उसमें क्या डालेंगे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो receivables में we will what will we do कि दोनों को ऐड कर दो, 30 कॉमन है ऊपर में, ठीक है। मैं पूरा अमाउंट ले लेती हूँ, ओके। सो रिसीवल में आ जाएगा 540,123 प्लस 160,123 और माइनस करेंगे जो इंट्रा ट्रांजेक्शन है एक आपस का, दैट इज 40,000 ड्यू है। एंड आप कैलकुलेट करो कितना आएगा, you will get 660,123 as a receivable और payables कैलकुलेट करो आप। पेबल्स कितने हैं, 320,123 देन प्लस 180,123 एंड माइनस कर दो 40,000 एंड आप कैलकुलेट करो कितना आता है, 320 प्लस 180, सो यू विल हैव 460 एंड 123, ये होगा पेबल्स, जो हमारा ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर, ठीक है। अब 369, तो 369 में क्या कहता है, salt on 70% of paper and sold good to paper value at 1500 at the markup of 20% and 40% these goods were sold on by paper to external party at the year end. What is the provision for unrealized profit adjustment in the financial group financial statement? Okay, पर कैलकुलेट करने को बोल रहा है। अगर इसमें से बोल रहा है ना कि आपका कुछ 40% गुड आपने सिर्फ बेचा है, अभी भी 60% आपके पास है, तो उस 60% जो पास है उसका हम लोग जो सोल्ड किए हैं उस पर कितना प्रॉफिट है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है बस पर। तो पर पर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, कितना इसमें सेल हुआ है, सेलिंग प्राइस लेंगे। सेलिंग प्राइस क्या है, ओके किसको, पेरेंट ने सोल्ड किया कीपर को, सॉरी हाँ पेरेंट ने कीपर को सोल्ड किया, दैट इज 1500 है, ठीक है। 1500 अब मार्कअप चार्ज किया 20%, तो ये हमारा सेल्स प्राइस है, तो ये 120% होगा, तो 20 डिवाइड बाई 120 और कितने परसेंट गुड बाकी है, 60% बाकी है। अगर पूरा का पूरा सोल्ड हो जाता तो हमारा पर कैलकुलेट करने की नौबत ही नहीं आती है कि नहीं। कुछ गुड बाकी है उसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सो आई गॉट ए 150, आप भी कैलकुलेट करके देख लो, ये 150 आंसर आ रहा है, ठीक है। So it was quite easy. So one 370 लिखते हैं। Stress acquired a 100% of equity share capital of full on 1st October 2007
When the full retained earnings stood at 300,000, full statement of financial position at 30 September 20x9 was as follows. So calculate क्या करना है? Okay, so on 1 October 2000x7, the fair value of land included within the full non-current asset was 400,000 greater than carrying amount. Straight had a non-current asset at 31st September 20x10 at a carrying amount of 2.2 million. What is total amount of non-current asset that will appear on the consolidated statement of financial position at 30 September 20x9? ओके, तो हम लोग को नॉन करंट एसेट में कितना वैल्यू आएगा, वो टोटल अमाउंट हम लोग को पता करना है, जो हम लोग कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तब डालने के लिए। तो नॉन करेंट ओके सो एनसीए नॉन करेंट एसेट। अब पेरेंट का कितना है, पेरेंट कौन है, स्ट्रेस, उसका पेरेंट यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रेस हैड ए नॉन करेंट एसेट ऑफ 30 सितंबर 20x एंड एट कैरिंग अमाउंट ऑफ 2.2 मिलियन। तो हम लोग भी ले लेते हैं, ठीक है, 2.2 मिलियन नहीं, हम लोग 30 कॉमन लेके लेते हैं, 210, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे सब्सिडरी का, सब्सिडरी का कितना है आपका 1800, ओके। एंड आपको एक लाइन बोला है कि फुल का जो नॉन करेंट एसेट है वो इंक्रीज कर रहा है 400,000 से, जो कैरिंग अमाउंट से उतना अमाउंट से ज्यादा है, तो उसको भी हम लोग ऐड करेंगे। 400 कितना आएगा आपका 200, देन आपके पास आ जाएगा 44,000। मैंने 30 कॉमन लिया है तो आप लोग 30 लगा लेना यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। सो 371 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ $30 कॉमन, ठीक है। तो अब 371 देखते हैं क्या है। So hard acquired 80% of equity share capital of work on 1st April 20x8. The summarized statement of profit and loss for the year in 31st March 20x9 is as follows. Okay, during the year, hard sold work some of the good 24 million for 24 million, and this had a originally cost of 18 million. At the year end, work had a sold half of these goods to third party. So what is the provision for the unrealized profit adjustment for the year in 31st March 20x9? So पर्प कैलकुलेट करना है, so हम लोग ने अभी भी कैलकुलेट किया पर्प। ओके, सो पर्प कितना हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे परसेंटेज वगैरह नहीं दिया है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज 24 मिलियन में बेचा है, 24 उसका ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ है आपको, दैट इज 18 मिलियन। सो आंसर कितना आ जाएगा आपका 6 मिलियन। और बोलता है इसका 50% गुड बेस दिया है, 50% अभी बाकी है, तो इसका इंटू 50% कर दो, देन यू विल हैव आंसर एज ए 3 मिलियन, ठीक है। ये हमारा पर्प हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन सी है, ठीक है। अब नाउ 372 में क्या पूछता है वो देखें। 370 में बोलता है व्हाट इज टोटल शेयर ऑफ ग्रुप प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ओके, सो ग्रुप प्रॉफिट जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को कितना हम लोग देंगे ये पूछ रहा है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कौन किसको क्या कर रहा है, ये चार्ट बना लेते हैं। तो ग्रुप स्ट्रक्चर, ओके, सो हार्ड एक्वायर कर रहा है कितना परसेंट, 80% किसका, वर्क का, ठीक है। कब, इट्स ऑन 1st April 20x8 एंड ईयर एंड कब है हमारा, दैट इज 31st March 20x9। तो ये हमारा 1 ईयर है ऑलमोस्ट, तो मिड ईयर का झंझट नहीं है, ठीक है। एंड नाउ अब हम लोग को कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई। तो कितना है, सब्सिडरी का हम लोग प्रॉफिट फॉर द ईयर लेंगे, दैट इज 60,000 इनटू करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये अगर सब्सिडरी पेरेंट को सोल्ड कर रहा होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे पर्प माइनस करते हैं। यहाँ पे अभी सब्सिडरी पेरेंट को सोल्ड नहीं कर रहा है, पेरेंट सब्सिडरी को सोल्ड कर रहा है, इट मींस हार्ड सोल्ड कर रहा है वर्क को,
तो हम लोग यहाँ पे परसेंट ले लेंगे। तो 6000 का और कितना परसेंट है एनसीआई का? एनसीआई का परसेंट हो जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे इंटू 20% कर दें, 20 कितने आएंगे? सो ए आ जाएगा ऑप्शन 1200 में 30 कॉमन लिए हैं, तो 30 आप लोग डाल लेना, ठीक है। तो ए आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 373। ओके तो 373 में क्या बोलता है? What is total amount of revenue and cost sale to be shown in the consolidated statement of profit or loss for the year end 31st March 20x9? Okay, तो revenue and cost of sales बोल रहा है। Okay, fine. So revenue ऊपर 30 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 1 2 3। ओके, तो रेवेन्यू कितना है? 120 123 ऐड करेंगे सब्सिडरी से 48 12। ओके, कितना रेवेन्यू? 120 123 प्लस 48 123 और माइनस जो इंट्रा ट्रांजेक्शन हुआ है 20 सेलिंग प्राइस लेना, कॉस्ट नहीं, 24 मिलियन है ना। ओके तो कितना आएगा यहाँ पे लिख लो आप लोग। 144123, ठीक है। अब वैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग माइनस करेंगे, उसमें ब्रैकेट में ले रही हूँ। तो 84,000 पेरेंट का है, सब्सिडरी का कितना है? 40,000। देन वी विल माइनस जो इंट्रा ट्रांजेक्शन हुई है दैट इज 24,000 और करेंगे प्लस पर को, पर कितना निकाला था हम लोग ने? दैट इज 3 मिलियन। तो 3000 लो, 30 कॉमन। तो अब निकालो कितनी आती है। ओके कितना आता है? यू विल हैव 103123। देखो अब ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है? फर्स्ट में मैच कर रहा है सेल्स का, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स का मैच नहीं कर रहा है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का थर्ड में है, फोर्थ में है, दैट इज डी इज आवर करेक्ट आंसर फॉर 273 नंबर। अब 374 में चलते हैं, ठीक है। अब बोलता है रियली एक्वायर्ड 75% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द हार्ड ऑन 1st January 20x9 when the hard has written loss of 112,000 on 31st December 20x9 really acquired 30% of equity share capital of work when work has written earning of 280,000 to summarize statement of financial position for the year in 31st December 20x9 were as follows. So calculate क्या करना है? What amount for the PPE to be included in the consolidated statement of financial position? Okay, तो PPE का कितना हम लोग को होगा? PPE निकालना है। PPE में सिंपली हम लोग ऐड कर देते हैं 1918 प्लस 1960। You will have all together 1918 plus 3878। ये हो जाएगा आपका, मैंने 30 कॉमन लिया है, यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 374 का। अब 375 देखते हैं। What is the amount of retained earning to be included in the consolidated statement of financial position? मतलब ग्रुप रिटेन अर्निंग पूछ रहा है। तो ग्रुप रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को ग्रुप स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। ग्रुप स्ट्रक्चर कौन किसको एक्वायर कर रहा है? रियली एक्वायर कर रहा है 75% किसका? हार्ड का। तो कब कर रहा है? ऑन 1 जनवरी 20x9। ईयर एंड कब है? दैट इज दिसंबर है, 31st दिसंबर 20x9, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 ईयर है, मिड ईयर नहीं है।
अब 75% सब एक्वायर कर रहा है, तो एनसीआई कितना एक्वायर करे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना एक्वायर करे, दैट इज 25%। ठीक है, तो नाउ अब टीपीसी, टीपीसी कितना पे किया है, इसमें टीपीसी ने दिया है, सो लेट्स कैलकुलेट नेट एसेट्स, नो, हाँ नेट एसेट्स, ओके, नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, ओके, सो एट रिपोर्टिंग डेट, और एट, सॉरी यहाँ पहले होगा एक्विजिशन डेट देन रिपोर्टिंग डेट, एट एक्विजिशन, ओके, ओके, सो शेयर कैपिटल हमारा क्या है, शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है 168030 कॉमन है गाइस, तो अब आपका रिटेन अर्निंग रिपोर्टिंग डेट का आपको भी फॉर्मेट में दिया है 1204, एंड एक्विजिशन डेट का लॉस है, सो -112, 30 कॉमन लिया मैंने, और कुछ दिया हुआ है, और कुछ नहीं है, ठीक है, सो नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कुछ नहीं है, सो लेट्स कैलकुलेट, इसको आप करो टोटल 1680 minus 112, you will have 1568 और यहाँ 1680 प्लस 1204 करो 2884 आ जाएगा आपको, ये टोटल हो गया, ठीक है, ओके, सो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व निकालते हैं हम लोग, पोस्ट रिजर्व, ओके, सो माइनस करो 2884 minus 1568, you will have what 1316, ठीक है, अब ये पेरेंट और एनसीआई में डिवाइड करेंगे, 75% ऑफ 1316 कितना आएगा, you will have 987 एंड 25% ऑफ एनसीआई का जो है कितना आएगा 329, सो ग्रुप रिटेनिंग डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, सो एफबी पेड बाय पेरेंट कितना है, पेरेंट ने पे किया है, जो एक बार ये रहा हम लोग को दिया हुआ है टीपीसी, देखो यहाँ पे मैंने देखा ही नहीं यहाँ पे, सो टीपीसी भी हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ लिख देती हूँ, टीपीसी इक्वल टू 1610, हार्ड का लेंगे वर्क का नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे है आपका 1610, ठीक है, एंड अब 75% ऑफ 1316, you will have 987, ऐड करो 2597, wait, I did some mistake I think,
व्हाट आई एम डूइंग सिट। यहाँ पे ना ग्रुप रिटर्न अर्निंग आएगा पेरेंट्स का, रिटर्न अर्निंग ऑफ पेरेंट्स। मैं गुडविल कैलकुलेट कर रही थी, एंड आपका कितना है रिटर्न अर्निंग, दैट इज 2464, एंड 2464 ऐड करो 987, you will have 3451. ओके, 30 कॉमन। ओके, सो ऑप्शन ये ठीक है। तो लैपटॉप हैंग हो गया था, सो सॉरी। सो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अब 376 देखते हैं, ठीक है। 376 क्या कहते हैं, which of the following statement is most likely to indicate an investment by one entity in another which should be recognized and accounted for an associate. Okay, ownership of 100% of equity share of another entity, ये तो हमारा सब्सिडरी हो जाएगा। ownership of over 50% less than 100% of equity share of another entity, ये भी हमारा सब्सिडरी होगा। ownership between 20 and 50% of equity share of another entity, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। एंड डी हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा क्योंकि वो लेस देन 20%, ठीक है। So now 377. IFRS 10 consolidated financial statement specify three necessary elements to determine whether or not one company control another. Which of the following is not one of the following? Which of the following is not one of the necessary elements to determine whether one entity has control of another? Okay. Power over the other entity, ये तो है। Exposure or right to variable return from involvement in the other entity, ये भी है। and ability to use power over the other entity to affect the amount of investor return, ये भी है। So ability to exercise significant influence over in another entity, ये नहीं है, ये हमारा एसोसिएट के केस में होता है। सो ये नहीं है, बाकी तीन है, तो डी हमारा आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉर्मली इंडिकेट दैट वन एंटिटी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द एक्टिविटीज ऑफ अदर। ओके, एबिलिटी टू अपॉइंट द मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द दैट अदर एंटिटी, ये सब्सिडरी के केस में होता है। और यहाँ पे बात करिए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दैट इज ऑफ द एसोसिएट, तो ये हमारा ए आंसर नहीं होगा। एबिलिटी टू अपॉइंट एटलीस्ट वन पर्सन टू द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर एंड ऑफ अदर एंटिटी, हाँ ये हो सकता है बी। एटलीस्ट वन पर्सन को भी अपॉइंट या रिमूव कर पा रहा है बोर्ड डायरेक्टर में से, तो ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा एसोसिएट के केस में। सो एबिलिटी टू रिक्वेस्ट दैट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अदर एंटिटी, ये भी नहीं होगा। एबिलिटी टू सबमिट रिक्वेस्ट रिगार्डिंग कॉर्पोरेट पॉलिसी टू द बोर्ड ऑफ दैट अदर एंटिटी, ये भी नहीं होगा। सो 379. Which of the following would normally indicate that one entity has a control over the activities of another, means subsidiary का केस कौन सा होगा इसमें से? Ownership of some equity share in another entity, ये नहीं होगा। Ownership up to 20% of equity share of another entity, ये भी नहीं होगा, ये इन्वेस्टमेंट कहला जाएगा। Ownership of over 50% of equity share of another entity, obviously ये होगा सी हमारा आंसर। डी हमारा एसोसिएट के केस में होता है, तो डी नहीं होगा। 380. Which of the following would normally indicate that one entity has a control of another? Okay, ownership of majority of equity share of that other entity. 380 yes यही होगा, जितना शेयर मेजर एक्वायर करेगा दूसरे एंटिटी का, वो सब्सिडरी कहलाएगा। ऑनरशिप बिटवीन 20% एंड 50% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अदर एंटिटी, ये हमारा एसोसिएट के केस में होता है। ऑनरशिप ऑफ लेस देन 20% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ दैट अदर एंटिटी, ये हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ऑनरशिप ऑफ सम ऑफ द शेयर्स of that other entity, the precise percentage of shares held is not relevant, ये भी नहीं होगा। So 381. Which of the following would normally indicate that one entity has significant influence over the activities of another entity? So ownership of some of the equity share in another entity? No, ये नहीं होगा। Ownership of some of the ownership of up to 20% of equity share of another entity, ये investment के केस में होगा। Ownership over 50% of the equity share of another entity, ये हमारा सब्सिडी के केस में होगा। ऑनरशिप ऑफ बिटवीन 20% 50% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अनदर एंटिटी, ये हमारा
एसोसिएटेड किस में होगा, जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करेगा, ये आंसर होगा। सो 382 अब entity A acquired 60% of issue equity share of entity B by exchanging 3 shares in entity A for every 2 shares acquired in entity B. At that date, the entity B has a 100,000 equity share. At that date of acquisition, the fair value of equity share in entity A was 3.50 and the fair value of equity share in entity B was 2. Nominal value per share of the both entity was $1 per share. What was the fair value consideration paid by entity A to gain control of entity B? Okay. So यहाँ पे ग्रुप स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 382। तो ग्रुप स्ट्रक्चर ग्रुप स्ट्रक्चर कौन किसको एक्वायर कर रहा है, ए एक्वायर कर रहा है 60% बी का, ठीक है। कब एक्वायर किया, ऑन डेट नहीं दिया हुआ है। सो लेट इट बी, हम लोग को टोटल परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है तो वो चाहिए भी नहीं। टीपीसी कितना पे किया, अब देखो यहाँ पे शेयर भी दे रहा है एंड आई थिंक कैश भी पे किया है। सो कैश नहीं है, सो ऑनली शेयर पे एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। तो शेयर कितना मतलब उसका अमाउंट कैलकुलेट करना है, कितना शेयर या फिर उस शेयर का प्राइस कितना था जो मतलब एक्वायर किया, मीन्स कितना पे किया सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो अब 60% एक्वायर कर रहा है ना, तो टोटल शेयर अब सब्सिडरी का क्या है, वो एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, सॉरी ऊपर में दिया हुआ है, एट दैट डेट एंटिटी बी हैड ए 100,000 इक्विटी शेयर, 100,000 इसका एक्वायर किया और इसने शेयर दिया और लिया भी बाय एक्सचेंजिंग 3 शेयर इन एंटिटी ए फॉर एवरी 2 शेयर एक्वायर, मतलब 3/2 का रेशियो। अब फेयर वैल्यू ऑफ शेयर मतलब सब्सिडरी सॉरी पेरेंट का क्या था, सब्सिडरी का नहीं लेना, नीचे में दिया हुआ है आपको द एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी शेयर इन एंटिटी ए सॉरी इक्विटी शेयर इन एंटिटी ए वाज 3.50, चलो ये लेंगे 3.50, बी का नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करो कितना आता है ये। So you will have 315,123 जो ऑप्शन डी है ठीक है। अब 383 देखते हैं, 383 भी सेम है जैसे अभी हम लोग 382 किया। ओके सो आप मैं बता देती हूँ, पर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो खुद से एक बार ट्राई करना, देन मेरा ये वीडियो देखना सो दैट कि आपको भी पता चले ना। सो नाउ सी एक्वायर्ड 80% ऑफ डी, ठीक है। उसके बाद में अब बाय पेइंग कैश ऑफ 3 per share and plus exchanging shares 3 share in entity C for every 5 share acquired in D. At the date the entity D had issued 20 to 50,000 equity share. At the date of acquisition, the fair value of an entity share in entity C equity share in entity C was 3.50 and the fair value of equity share in entity D was 2 and the nominal value per share of the both entity was 1 per share. What was the fair value of consideration paid by entity C to gain control of entity D? यहाँ पे भी टीपीसी कैलकुलेट करना है, सो टीपीसी, ठीक है। अब उसने कैश कितना दिया वो देखेंगे एंड शेयर, ठीक है। इन दोनों का टोटल यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा टोटल परचेज कंसिडरेशन होगा अब तो 80% एक्वायर कर रहा है, उसका टोटल शेयर क्या है डी का, दैट इज 250,123 एंड कितना पर शेयर पे किया कैश 3। तो इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। सो यू विल हैव सो 612,123 ओके। नाउ अब शेयर भी दिया, शेयर कितने का दिया वो देखो 80% इंटू 250,123 इंटू अब शेयर कितना दिया और कितना लिया, उसने एक्सचेंज किया 3 से और लिया 5। ओके अब फेयर वैल्यू एंटिटी का, यहाँ पे फेस वैल्यू मत लेना, नॉमिनल वैल्यू दिया वो भी नहीं लेना, फेयर वैल्यू लेना है किसका पेरेंट का।
पेरेंट का क्या दिया हुआ है, पेरेंट कौन है, CFC का फेयर वैल्यू। At the date of acquisition, the fair value of an equity share in entity C was 3.50. So calculate this amount as well. So you will have 420123, ठीक है। अब इन दोनों का टोटल करो, आपको कितना आता है, तो टोटल हो जाएगा 1020123, ये आंसर होगा हमारा, ठीक है। सो 384 पे चलते हैं। Entity X acquired 60% of issued equity share of Entity Z on 1st October 20X3. During the year in 31st December 20X3, X and Z had a sales revenue of 2 million and 1.5 million respectively. During the post-acquisition period, X made a sales to Z of 0.1 million. What is the group sale revenue figure for the year in 31st December 20X3? Okay, revenue पूछ रहा है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं मिड ईयर एक्विजिशन है कि नहीं। ओके, सो यहाँ पे एक्स एक्वायर कर रहा है, एक्स एक्वायर किया 60% किसका, जेड का, ठीक है। कब, ऑन 1 अक्टूबर 20X3 में, एंड ये ये कब है, दिसंबर, ठीक है, पर 20X3। सो मिड ईयर एक्विजिशन है, टाइम कितना हुआ, अब टाइम यहाँ पे देखो, टाइम लिखो। So time is October, November, December, only 3 months, ठीक है, 3 months। So now अब हम लोग करेंगे रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, रेवेन्यू। सो रेवेन्यू अब पेरेंट का कितना है, 2 मिलियन, ठीक है, प्लस सब्सिडरी का कितना है 1.5 मिलियन। ये हम लोग पूरा नहीं लेंगे अब, क्योंकि 3 महीने हुए एक्वायर हुए ना, तो हम लोग इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करेंगे और माइनस करेंगे जो एक आपस में सेल हुई है, वो लिखा हुआ है 0.1 मिलियन। अब फिर क्या आएगा, कैलकुलेट कर लो आप लोग। तो मुझे आया 2.275 मिलियन, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। सो नाउ अब 385 में चलते हैं, क्या कहता है, Entity T acquired 80% of equity share of Entity S on 1st July 20X6. The sales revenue for the year in 31st March 20X7 for the Entity T and Entity S was 5 million and 3 million respectively. During the post-acquisition period, S made a sales to T of 0.5 million. What is the group sales revenue period for the year in 31st March 20X7? Okay. सो इसमें भी हम लोग को वही कैलकुलेट करना है सेल्स रेवेन्यू। तो पहले हम लोग ग्रुप स्ट्रक्चर बना रहे, दैट इज टी एक्वायर्ड 80% of S on 1 July 20X6। so ईयर एंड क्या है, ईयर एंड हमारा क्या दिया हुआ है 31st मार्च 20X7। तो टाइम कितना हुआ, टाइम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे हम लोग, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इट मींस 9 मंथ्स। सो नाउ रेवेन्यू देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं रेवेन्यू। तो पेरेंट का कितना है 5 मिलियन, प्लस सब्सिडरी का कितना है 3 मिलियन। 3 मिलियन पूरा नहीं लेंगे, 9 महीने हुए एक्वायर किए, 9 डिवाइड बाई 12 करेंगे एंड माइनस जो एक आपस में सेल हुई है, दैट इज ऑफ द अमाउंट 0.5 मिलियन। तो आंसर इसका ले लो, कितना आता है, दैट इज 6.75 मिलियन मुझे आया, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। सो नाउ चलते हैं 386 क्वेश्चन।
Entity F acquired 80% of equity share of entity G on 1st July 20x6, and the cost of sales for the year in 31st March 20x7 for the entity F and entity G was 10 million and 4 million respectively. During the post-acquisition period, F made a sales to G of the 1.6 million. The intra-group sales were made at the markup of 25% at the year end. One quarter of goods sold by the F to G remained within the inventory. So, what is the group cost of sales figure for the year in 31st March 20x7? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करना, उससे पहले हम लोग पहले देखते हैं ये मिड ईयर एक्विजिशन है कि नहीं. सो क्या हुआ है, एफ एक्वायर्ड किया ना, सो एफ एक्वायर्ड 80, कैपिटल करने दो, एफ एक्वायर्ड 80% ऑफ जी कब, ऑन 1 जुलाई 2006, वही है ईयर एंड मार्च 2007, ठीक है. तो इट मीन्स ये भी 9 मंथ है, टाइम 9 मंथ, ठीक है. तब अब नाउ पर्प कैलकुलेट करते हैं. पर्प पर्प कितना है, कितना का गुड्स होल्ड किया पहले वो देखते हैं. ड्यूरिंग द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड एफ मेड सेल्स टू जी ऑफ 1.6 मिलियन, जिसपे इंफ्रा ग्रुप सेल्स मेड एट मार्कअप ऑफ 25%. सेल्स है और मार्कअप 25%, इट मीन्स ये 125% है. और ये कितना गुड्स बाकी है, बोलते हैं 1/4 पार्ट ऑफ गुड्स रिमेन विद इन द जी इन्वेंटरी. 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर निकालो आप लोग कितना आता है. I got 0.08 million पर. नाउ अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हैं. कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले पेरेंट का लेंगे, ठीक है. एंड पेरेंट का कितना है आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट इज 10 मिलियन, प्लस करेंगे सब्सिडरी का कितना है 4 मिलियन. तो पूरा का पूरा प्लस नहीं करना है क्योंकि 9 महीने हुए एक्वायर के. सो वी विल टेक ओनली 9 डिवाइड बाय 12 ऑफ दिस अमाउंट. एंड हम लोग माइनस करेंगे जो एक आपस में ट्रांजेक्शन हुई है, दैट इज 1.6 मिलियन, और ऐड करेंगे पर का अमाउंट, दैट इज 0.08 मिलियन. तो आंसर क्या आएगा, सो आंसर आया मुझे 11.48 मिलियन, जो कि ऑप्शन सी है आपका. ठीक है. नाउ 387 लिखते हैं. ओके, तो on 1 June 20x5, Hightown acquired control of Southport. During the year ended 30 September 20x5, the Hightown and Southport had a cost of sales of 10 million and 6 million respectively. During the post-acquisition period, Hightown had a sales to Southport of the 1.8 million. These sales had been made at a markup of 20%, and at the year end, one third of goods remained within the Southport inventory. So, what is the group cost of sales figure for the year in 30 September 20x5? Again, cost of sales find करने को बोल रहा है. So, हम लोग क्या करेंगे, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं. कौन किसको एक्वायर कर रहा है, सो हाईटाउन, HIG, हाईटन एक्वायर कर रहा है. कितना परसेंट, परसेंटेज नहीं दिया है, तो लेट इट बी. अब बस इतना पर कर लेते हैं कि कब एक्वायर कर रहा है, टाइम निकालने के लिए. तो साउथ पोर्ट कब एक्वायर किया, ऑन 1 जुलाई 20x5 को. एंड ईयर एंड क्या है हमारा, दैट इज 30 सितंबर 20x5. तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने हुए हैं, 3 months. नाउ पर्प कैलकुलेट करेंगे. पर्प इक्वल टू कितना गुड्स सेल किए ये लोग, 1.8 का 1.8 इनटू, अब मार्कअप 20 है तो ये 120 हो गया सेल्स, इनटू कितना गुड्स बाकी है 1/3, 1 डिवाइड बाय 3. सो यू विल हैव
0.1 मिलियन। ठीक है, नाउ अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए पेरेंट का कितना है 10, सब्सिडरी का कितना है 6, 6 का कितना लेंगे 3/12, माइनस करेंगे हम लोग जो एक आपस में से लिए दैट इज ऑफ 1.8 मिलियन। ठीक है, एंड प्लस करेंगे पर विच इज 0.1 मिलियन। आंसर क्या आएगी आपको? सॉरी यहाँ पे मैंने ओके हाँ ठीक है। ओहो, मैंने यहाँ पे जुलाई लिखा हुआ है, यहाँ पे जून होगा, जून में एक्वायर किया है। तो ये जून अब हो जाएगा ये 4 महीना, 4 मंथ, एंड हम लोग यहाँ पे बस 4 करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 4। अब कैलकुलेट करो आप लोग। यू विल हैव 10.3 मिलियन। ठीक है, so 388 on July 20X4 Lion paid 20 million to acquire 70% of issued equity share capital of Tiger for the year ended 31st December 20X4. Tiger had earned profit after tax of 2 million. Tiger had its then earning of 10 million at 1st January 20X4. At the date of acquisition, Tiger had issued equity share capital of 8 million and the fair value of NCI at that date was 6 million. Based upon the available information, what was the goodwill on acquisition of Tiger for the inclusion in the Lion consolidated financial statement for the year in 31st December 2004? ओके, तो हम लोग को यहाँ पे भी गुडविल कैलकुलेट करना है, फिर जैसे हम लोग स्टार्टिंग में किया था। तो पहले लायन एक्वायर कर रहा है 70%, ठीक है, किसका? टाइगर का। ठीक है, नाउ अब कब? ऑन 01 जुलाई 20X4। सो ईयर एंड क्या हो जाएगा हमारा 31st दिसंबर 20X4। तो कितने महीने हुए? 6 महीने, टाइम इक्वल टू 6 मंथ। ठीक है, सो नाउ अब हम लोग को कैलकुलेट करना है टीपीसी। टीपीसी दिया हुआ है आई थिंक, सो 388 नंबर है ना। पे 20 मिलियन बोला ही हुआ है, 20 मिलियन उसने पे किया। सो नाउ अब नेट एसेट निकालते हैं। नेट एसेट ऑफ, एक सेकेंड हाँ, ये यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया है, इसको हटाने दो। ओके, सो नेट एसेट ऑफ टाइगर आपका एट एक्विजिशन निकालेंगे एंड एट रिपोर्टिंग डेट। सो अब इसका शेयर कैपिटल क्या है टाइगर का एट एक्विजिशन में? तो टाइगर हैड ए अर्न प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 2 मिलियन। टाइगर हैड ए रिटर्न अर्निंग ऑफ 10 मिलियन एट 1 January 20X4 at the year end. At date of acquisition, Tiger had issued share equity capital of 8 million. तो 8 1 3 1 2 3, ठीक है, दोनों सेम हो जाएगा 8 1 2 3 1 2 3। उसके बाद में अब रिटेन अर्निंग लेते हैं। रिटेन अर्निंग, सो
रिटेन अर्निंग क्या दिया हुआ है हम लोग को एट द ईयर एंड, बस हम लोग को ना एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर का रिटेन अर्निंग दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग को प्रॉफिट फॉर द ईयर भी दिया हुआ है 2 मिलियन। तो हम लोग 6 महीना एक्वायर किए हुए हुआ है, ठीक है। तो अगर एट द स्टार्ट में आपका रिटेन अर्निंग 10 था तो एट द ईयर एंड में कितना हो जाएगा 12, क्योंकि प्रॉफिट जो हम लोग अर्न करते हैं साल में वही तो ऐड करते हैं रिटेन अर्निंग में। तो 10 + 2 12 हो जाएगा। एंड आपका आपने 6 महीना हुआ एक्वायर किए हुए, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका 2 मिलियन है, तो फॉर 6 मंथ कितना हो जाएगा 1 मिलियन। तो 1 मिलियन और ऊपर से हम लोग ऐड कर देंगे 10 में, तो विल गेट 11 मिलियन। तो 1 2 3 2 3 ओके। यहाँ पे भी वही करते 12 1 2 3 1 2 3 20 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 9 1 2 3 1 2 3, ठीक है। सो नाउ गुडविल, गुडविल के लिए एफबी पेड बाय पेरेंट्स कितना है 20 मिलियन, ठीक है। एंड एनसीआई ने कितना पे किया, एफबी एफबी ओहो एफबी पेड बाय एनसीआई कितना पे किया एनसीआई ने 6 मिलियन, ठीक है। एंड लेस करेंगे नेट एसेट एट एक्विजिशन कितना आएगा, यहाँ ऊपर निकाला है 19 मिलियन है, यही हम लोग को लेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे -19, तो कितना आएगा आपका 7 मिलियन, ये आंसर होगा आपका। सो नाउ अब 389 जोड़ चलते हैं। 389 क्या कहता है, पोल एक्वायर्ड 80% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ रॉड फॉर 43 मिलियन ऑन 1 March 20x8. Rod had a retained earning of 50 million at 1st July 20x7 and made a profit after tax of 6 million for the year in 30 June 20x. At the date of acquisition, Rod had a equity share capital of 25 million and the fair value of NCI was 10 million. On the 1st March 20x8, the fair value of freehold land and building owned by Rod was 1 million in the excess of their carrying amount. Based upon the available information, what was the goodwill on acquisition of Rod for the inclusion in the Pole consolidated financial statement for the year in 30 June 20x8? Okay, तो ग्रुप स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। तो पोल एक्वायर्ड किया 80% किसका, रॉड का। कब एक्वायर किया, ऑन 1 March 20x5 है 8 है, सॉरी। ईयर एंड कब है हमारा 30 जून 20x8। सो टाइम कितना हुआ, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने। ठीक है। सो नाउ अब 80% रॉड का है तो 20% किसका है, एनसीआई का। अब टीपीसी कितना पे किया, टीपीसी इक्वल टू 43 मिलियन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। ठीक है। एंड नाउ अब हम लोग बनाते हैं नेट एसेट। नेट एसेट्स यहाँ पे टाइगर नहीं होगा, रॉड हो जाएगा, रॉड का नेट एसेट एट एक्विजिशन क्या है एंड एट रिपोर्टिंग डेट क्या है। सो नाउ लेट्स मूव शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना है, रॉड हैड ए रिटेन अर्निंग ऑफ 50 मिलियन एट 1st July 20x7। अब देखो इसका एंड ये हो रहा है तो स्टार्ट कब होगा, इसका ईयर का स्टार्ट होगा आपका 1 जुलाई
जुलाई 20x7 है कि नहीं। तो उस दिन का स्टार्ट का हम लोग को रिटेन अर्निंग दिया है, ठीक है। एक्वायर किए हुए कितना हो गया है, 4 महीने। तो और उसके बाद में हम लोग को मेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 million फॉर द ईयर इन दिया हुआ है, ठीक है, पूरा साल का प्रॉफिट। तो हम लोग मान लीजिए स्टार्ट में आपका रिटेन अर्निंग 50 million था और आपने एक्वायर किया मार्च में, 4 महीने हुआ, तो उधर में आप 8 महीने का प्रॉफिट जोड़ दोगे तो आपका एक्विजिशन डेट का प्रॉफिट आ जाएगा, रिटेन अर्निंग आ जाएगा, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग कितना प्रॉफिट आपका वो है, वेट वेट 15 million एट स्टार्ट था, 15 million में हम लोग ऐड कर देंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 6 million। 6 million का कितना लेंगे हम लोग, 8 / 12, ठीक है, कितना आता है, विल हैव 19 million, ठीक है। अब आगे देखो क्या क्या है। और एट द स्टार्ट में आपका रिटर्न 15 था और पूरा साल में आपका प्रॉफिट 6 है, तो ऑल टुगेदर कितने हो जाएगा, 21 million एट द ईयर एंड में, ठीक है। अब शेयर कैपिटल देखते हैं क्या क्या है। एंड एट द डेट ऑफ एक्विजिशन रॉड हैड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 25 million, ओके 25 million है, इधर भी 25 आ जाएगा। और कुछ बोल रखा है। And the fair value of NCI interest was 10 million on 1st March 2000 X year. The fair value of freehold land building owned by Rod was 1 million in excess of the carrying amount. Means revaluation surplus increase कर रहा है 1 million से, ये भी हम लोग लेंगे, ठीक है, 1 million, इधर भी 1 million। So now अब add कर दो, ठीक है। So you will have 25 plus 19 plus 1, 45 million, इधर कितना आएगा, 25 plus 21 plus 1, 47 million। So now अब पोस्ट एक्विजिशन है, तो गुडविल कैलकुलेट करना है, तो उसका कोई जरूरत नहीं है, गुडविल कैलकुलेट करना है ना, 89 नंबर, ये गुडविल कैलकुलेट करना है, तो पोस्ट एक्विजिशन की जरूरत नहीं है। तो गुडविल एफवी पेड बाय पेरेंट्स कितना है, पेरेंट्स से कितना पे किया था, 43 million, एंड एफवी पेड बाय एनसीआई कितना पे किया उसने, 6 million है, 10 million है, 10 million। नाउ अब लेस करेंगे, यस, एंड माइनस करेंगे 45 जो ऊपर में हम लोगों ने निकाला था, ये बोल्ड कर देते हैं। सो माइनस 45 million, ओके। तो कितना आएगा, तो मुझे आया 8 million एज माई आंसर, ये आंसर है। सो 390 नंबर चलते हैं। Plank acquired 60% of issued equity share capital of Splinter on 1st January 20x2. On that date, Plank paid 3 cash per share acquired and also issued 2 share nominal value of $1 per share in exchange for each Splinter share acquired. At the date of acquisition, Splinter had 10 million equity share $1 nominal value in issue plus a share premium account balance of 10 million and had credit return earning for 50 million. The fair value of NCI in Splinter at the date of acquisition was 40 million. The fair value of equity share in Plank Splinter was 4.50 and 1.50 respectively at 1 January 2002. What was the goodwill on acquisition of Splinter for inclusion in the consolidated financial statement of Plank for the year end 31st December 2002? Okay. पहले ग्रुप स्ट्रक्चर कैलकुलेट कर लेते हैं। Now Plank एक्वायर किया 60% किसका, स्प्लिंटर का, ठीक है। कब किया, ऑन 1 Jan 20x2। ईयर एंड क्या है हमारा, 31st December 20x2, 1 ईयर है। सो नो मीडियर का झंझट नहीं है। अब टीपीसी कैलकुलेट करना है जिसमें उसने कैश भी दिया एंड शेयर भी लिया है, सो ठीक है। तो हम टीपीसी कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ पहले शेयर एंड उसके बाद कैश, ठीक है। सो उसने 60% एक्वायर कर रहा है
सब्सिडरी का स्प्लिंटर का कितना शेयर है उसका। स्प्लिंटर है 10 मिलियन इक्विटी शेयर, तो 10 मिलियन यहाँ पे लिख देते हैं इनटू कितना शेयर दिया और लिया ऑन दैट डेट प्लैंक पेड 3 पर कैश। ओके, तो 60% यहाँ पे भी आएगा और इनटू 10 मिलियन का उसने 3 रुपए पर शेयर पे किया, और इसका आएगा 10 मिलियन और एंड ऑल्सो इशू 2 शेयर इन एक्सचेंज फॉर ईच स्प्लिंटर शेयर एक्वायर्ड 1। और फेयर वैल्यू क्या था, at the date of acquisition Splinter had 10 million equity share of 1 nominal value in issue plus share premium account value of 10 million and retained earning of 50 million. The fair value of NCI in Splinter at the date of acquisition was 40 million. The fair value of equity share of Plank, Plank का कितना है 4.50। तो आप कैलकुलेट कर लो कितना आता है। यू हैव 54 मिलियन मुझे आया। इधर देखो कितना आता है कैश वाले में, 18 मिलियन। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, ओके टोटल हो जाएगा 18 प्लस 54 72 मिलियन। सो नाउ अब हम लोग नेट एसेट कैलकुलेट करते हैं। नेट एसेट ऑफ स्प्लिंटर, ठीक है। शेयर कैपिटल हम लोग को एट एक्विजिशन एंड एट रिपोर्टिंग, ओके शेयर कैपिटल 10 मिलियन है, दोनों में 10 मिलियन हो जाएगा। नाउ शेयर प्रीमियम भी दिया हुआ है, शेयर प्रीमियम कितना है, शेयर प्रीमियम भी 10 मिलियन है, ओके। रिटेन अर्निंग भी दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग कितना है एट एक्विजिशन रेट का 50 मिलियन। सो हम लोग को रिपोर्टिंग रेट का नहीं दिया हुआ है क्योंकि हम लोग को सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करना है। सो वी वोंट रिक्वायर द रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग। सो इसके बाद एक और लाइन बोल रखा है रिवैल्यूएशन सरप्लस, है रिवैल्यूएशन सरप्लस, नो रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है। सो अब हम टोटल कर देते हैं, इसका कितना आता है 570 मिलियन, इसका आ जाएगा, इसका नहीं कैलकुलेट करेंगे हमको चाहिए नहीं। सो नाउ अब गुडविल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। गुडविल एफवी पेड बाय पेरेंट्स, ठीक है, एंड एफवी पेड बाय एनसीआई लेस, ओके। सो पेरेंट ने कितना पे किया है, हम लोग निकाला 72 मिलियन। सब्सिडरी ने आई मीन एनसीआई ने कितना पे किया है 14 मिलियन, और हमारे पास एट नेट एसेट कितना है एट एक्विजिशन 70 मिलियन। सो ऑल टुगेदर कितना हो जाएगा 16 मिलियन, यही हमारा आंसर है, ठीक है। 391। Okay, on 1st October 20x5, Luton acquired 75% of the issued equity capital of Bayford in exchange of gaining control of Bayford. Luton made an immediate cash payment of 4.50 per share. Acquired also issue a new share for each share acquired. At the date of acquisition, Bayford had an equity share capital of 15 million share of 1 nominal value and share premium account balance of 5 million. On 1st October, Bayford had a return earning of 76.875 million and the fair value of NCI interest in Bayford was 27 million. Bayford, a freehold factory that had a fair value of 2 million in excess of the carrying amount at date of acquisition. The fair value of $1 equity share of Luton at the date of acquisition was 5 per share. Goodwill फिर से कैलकुलेट करना है हम लोग को, सेम प्रोसेस से जाएंगे। तो ग्रुप स्ट्रक्चर बनाएंगे, ग्रुप स्ट्रक्चर में कौन किसको एक्वायर कर रहा है, लूटन, लूटन एक्वायर कर रहा है कितना परसेंट 75%, किसका बेडफोर्ड का। सो नाउ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कब कर रहा है वो डेट लिखेंगे ऑन 01 अक्टूबर 20 x8 में x5 में। तो ईयर एंड कब है, ईयर एंड है 30 सितंबर 20 x6, कितने महीने हुए,
नहीं, साल हो गए हैं, ठीक है, तो ये हमारा मीडियम एक्विजिशन नहीं है, तो टीपीसी अब कैलकुलेट करते हैं। उसने शेयर भी दिया एंड कैश भी लिया, कैश भी दिया आई मीन, तो यहाँ पर टोटल डालेंगे। ओके, तो 75% शेयर एक्वायर कर रहा है, उसका टोटल शेयर कितना है बेडफोर्ड का? सो बेडफोर्ड का टोटल शेयर है 15 मिलियन। ठीक है, इनटू 15 मिलियन का इनटू करेंगे। ओके, 15 मिलियन ओके, तो अब कितना शेयर दिया और लिया? 1/1 का, 1 शेयर दिया एंड 1 लिया, तो 1/1। अब इनटू करेंगे इसका प्राइस, 5 पर शेयर था ल्यूटन का, तो कितना आ जाएगा? 56.25, ठीक है, मिलियन। अगेन 75% इंटू 15 मिलियन शेयर का, और कितना कैश पे किया उसने पर शेयर? 4.50, तो कितना आ जाएगा आपको? 50.625 मिलियन, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 106.875 मिलियन, ठीक है। सो नाउ अब हम लोग को करना है नेट एसेट्स, नेट एसेट्स इसका बेडफोर्ड का, ठीक है, एट एक्विजिशन एट रिपोर्टिंग डेट। तो शेयर कैपिटल कितना था? 15 मिलियन, यहाँ पे भी 15 मिलियन होगा। सो नाउ शेयर प्रीमियम कितना होगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, दैट इज शेयर प्रीमियम बैलेंस ऑफ 5 मिलियन, इधर भी 5 मिलियन। सो रिटेन अर्निंग कितना दिया हुआ है आपको? At 1st October 20x5, Bedford had retained earning of 76.875 million, और हम लोग को रिपोर्टिंग डेट को दिया नहीं है क्योंकि हम लोग गुडविल कैलकुलेट करना है, सो वी वोंट रिक्वायर दैट। उसके बाद में रिवैल्यूएशन सरप्लस, वो भी बोल रहा है कि बेडफोर्ड हैड ए फ्री होल्ड फैक्ट्री दैट हैड फेयर वैल्यू ऑफ 2 मिलियन इन एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट, 2 मिलियन एक्सेस हो गया है, तो इन सबको ऐड करो आप लोग, ठीक है। 19 प्लस 5 प्लस 76.875 प्लस 2, 102.875 मिलियन आएगा। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं गुडविल, एफडी पेड बाय पेरेंट्स, एफडी पेड बाय एनसीआई लेस। ओके, तो पेरेंट्स से कितना पे किया है हम लोग निकाला 106.875, एनसीआई ने कितना पे किया है क्वेश्चन में दिया होगा आपको, 27 मिलियन है, एंड लेस करेंगे -102.875, कितना आएगा? एक सेकेंड, हाँ,
ऊपर का आगे लगता है ये। अच्छा अब ठीक है। 15 20 2 + 7 6 ये होगा 98.875 यहाँ पे -98.875 35। ठीक है, ये आंसर होगा आप लोग का। सो 392 नंबर चलते हैं। So 392 number. Okay. So on 1st January 2006, Handlen acquired 90% of equity share capital of Shawfield. In exchange of gaining control of Shawfield, Handlen made an immediate cash payment of $3 per share acquired and also issued a one new share of 0.5 nominal value per share for each share acquired. At the date of acquisition, Shawfield had equity share capital of 200,000 and share of one nominal value, share premium account balance of 100,000 and retained earning of 590,000. On 1 January 2007, the fair value of NCI interest in Shawfield was 75,000. In addition, at date of acquisition, Shawfield had several items of the PPE which together had a fair value of 90,000 and carrying amount of 70,000. The fair value of 0.5 equity share of Handlen at the 1st January 2003 was 2%. There has no impairment of goodwill. Okay. So Handlen acquire करा 90% Shawfield का कब? On 1 January 2006, year end कब है? 30 September 2006. ठीक है, अब ना उसने कैश भी दिया एंड शेयर भी दिया, तो कैश पेमेंट निकाला हम लोग ने 90,000 जो 90% ऑफ जो 200,000 शेयर कैपिटल शॉपफील्ड का दिया हुआ ये रहा उसका, और कैश पेमेंट पर शेयर किया 3 रुपए, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आया हमारा 540,000 अगेन। अब उसने 90% शेयर 200,000 का लिया उससे शॉपफील्ड से और 1/1 का एक्सचेंज किया और उसका फेयर वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल 2 पर शेयर यहाँ पे दिया हुआ है, आपको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 360,000। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा टोटल होगा 900,000 टोटल परचेज कंसिडरेशन। अब नेट एसेट फाइंड करते हैं। सो नेट एसेट्स आपका एट एक्विजिशन फाइंड करना है। शेयर कैपिटल यहाँ पे देख ही लिए 200,000 है, वन नॉमिनल वैल्यू $1 पर शेयर नॉमिनल वैल्यू है इसका। तो शेयर प्रीमियम का भी बैलेंस दिया हुआ है हम लोग को, यहाँ पे देखो ये रहा 100,000 एंड रिटर्न अर्निंग भी दिए 590,000। ऊपर से बोलता है कि कुछ पीपीई है जिसके वैल्यू फेयर वैल्यू ऑफ 90,000 हो गई, अब उसकी कैरी अमाउंट 70,000 थी। इट मींस 30 70 80 90 मींस 20,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ है, वो भी हम लोग ने लिया, ऐड किया 910,000 आया। तो गुडविल कितना पे किया उसने एक्वायर करने के लिए 900,000। एफडी पेड बाय एनसीआई कितना है 75,000, यहाँ पे दिया हुआ है आपको ये रहा, एंड माइनस करोगे नेट एसेट एट एक्विजिशन तो हमारा आ जाएगा गुडविल दैट इज 65,000। ठीक है। So now 393. What was the non-controlling interest share of group profit after tax for the year end 31st December 2005? Okay. On 1 July, Houghton acquired 60% of equity share of Speck. Okay. Houghton ने 60% acquire किया Speck का कब? On 1 July 2005. Year end कब है? 31st December 2005. Time कितना हुआ? 6 month. ठीक है। अब now उसके बाद में क्या अब करना है आपको? अब स्पेक का हम लोग को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हैं। ठीक है, सो नाउ अब तो 60% स्पेक का है तो 40% तो एनसीआई का होगा। ठीक है, तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एनसीआई का पार्ट, ये एनसीआई होगा, एनसीआई का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब 400,000 इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है स्पेक का, देखो ये रहा, एंड इसका एनसीआई का पोर्शन 40% है, 40% लिया और हम लोग एक्वायर किया हुआ कितने महीने में? 6 महीने, 6/12 80,000। यहाँ पे कुछ सोल्ड भी है,
सोल्ड कौन किसको कर रहा है, ह्यूटन कर रहा है स्पेक को। अगर स्पेक ह्यूटन को कर रहा होता तो हम लोग पर यहाँ से माइनस करते, पर इस ह्यूटन स्पेक को कर रहा है, सो पर यहाँ से माइनस नहीं करेंगे, ओनली अमाउंट ये होगा जो कि हमारा आंसर होगा, दैट इज बी। So 394 number. Honey acquired 75% of B company on first. Honey acquired 75% of B company on 1st April 20x3. ठीक है, and by paying 2 for each equity share acquired, the fair value of NCI in place at 1st April 20x3 was $300, and B co-individual financial statement at 30 September 20x3 included. Okay. तो गुडविल हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो अब ये ऋण कब है, सितंबर, टाइम कितना हुआ, 6 महीना। सो नेट टीपीसी कितना पे किया है, 75% एक्वायर किया है, उसका टोटल शेयर था 100,000, सॉरी 1000 थी है, ठीक है। और कैश पे किया $2 पर शेयर, $2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1500 आ गया टीपीसी। अब कैलकुलेट करते हैं नेट एसेट। नेट एसेट एट एक्विजिशन, शेयर कैपिटल कितना है 100,000, रिटर्न अर्निंग कितना है, हम लोग को बस एट द स्टार्ट एट द ईयर इनका पता है रिटर्न अर्निंग, और प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है आपको यहाँ पे 250। तो हम लोग को एक्वायर किए हुए 6 महीना हुआ है, तो 6 महीने का प्रॉफिट को हम लोग माइनस करेंगे यहाँ से, तो हमारा एट द डेट ऑफ एक्विजिशन का रिजर्व आ जाएगा। तो ये हम लोग ने 6 महीने का प्रॉफिट यहाँ से निकाल के माइनस किया, 585 आया, और इसको ऐड करेंगे तो 1585 आएगा। सो नाउ गुडविल कितना पे किया, तो फेयर वैल्यू पेड बाय पेरेंट, पेरेंट ने कितना पे किया 1500, हम लोग ने कैलकुलेट किया। एनसीआई ने कितना पे किया 300, अब माइनस करेंगे नेट एसेट, तो हमारा आ जाएगा गुडविल दैट इज 250। सो 395 नंबर। Panther acquired 80% of equity share in Seal on 31st August 20x2, and the statement of profit or loss for the Panther and Seal for the year in 31st December 20x2 were as follow. Okay, what is consolidated revenue for the Panther Group or the year for the year in 31st December 20x2? Okay, Panther ने acquire किया 80% Seal का कब, on 31st August 20x2, year in कब है दिसंबर, टाइम कितना हुआ ऑल टुगेदर 4 मंथ, ठीक है। उसके बाद में अब रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, और नीचे बोल रखा है कि अक्टूबर 20x2 में सेल किया गया 6000 का, किसने किसको किया है, पैंथर ने किया है सील को, ठीक है, सील को, एंड नॉन ऑफ दिस रिमेन इन इन्वेंट्री एट द ईयर एंड, मतलब पर का तो झंझट ही नहीं रहा क्योंकि इन्वेंट्री बचा ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 100,000 लेंगे पेरेंट का, एंड सब्सिडरी का 62,000 लेंगे, पर 4 महीने लेंगे क्योंकि 4 महीने हम लोग को एक्वायर किया हुआ है, और माइनस 6000 करेंगे जो इंट्रा सेल से एक दूसरे का, जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर होगा। Now 396. Tulip acquired 70% of equity share of Daffodil on 1st March 20x2, and the following extracts are from individual financial statement of profit or loss for the each entity for the year ended 31st August 2002. What should be consolidated gross profit for the year end 31st August 20x2? Okay. Tulip ने acquire किया 70% Daffodil का कब, on 1st March 20x2 को, टाइमिंग कितना, year end कब है 31st August 20x2, टाइमिंग कितना हुआ 6 मंथ। तो रेवेन्यू हम लोग जो लेंगे सब्सिडी का वो 6 मंथ का लेंगे, तो पेरेंट का 61,000 प्लस 23,000 इंटू 6/12 हो जाएगा 72,500। कॉस्ट ऑफ सेल भी वही करेंगे, और इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। आप लोग इन दोनों को ऐड मत कर देना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 6 महीने का बस लेंगे डैफोडिल के रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि हम लोग 6 महीने हुए एक्वायर किए हुए। So 397. Venice acquired 75% of Mercury, 100,000 equity, $1 equity share on November 20x4, and the consideration comprised of 2 cash per share plus 1 share in Venice for every share acquired in Mercury. Share in the Venice have a nominal value of 1 and fair value of 1.75, and fair value of the non-controlling interest was 82,000, and the fair value of net asset acquired was 215,500. What should be recorded as goodwill on acquisition of Mercury? तो गुडविल कैलकुलेट करना है, वेनिस एक्वायर करा 75% मरकरी का कब, ऑन 1 नवंबर 20x4 को, ठीक है। एंड हमारा ईयर एंड नहीं दिया हुआ, लेट इट बी। तो कैश कितना 75,000 लिया, 75% लिया 100,000 का, और ₹2 कैश दिया, ठीक है, तो इंटू 2 किया, और शेयर भी लिया है 75% 100,000 का, इंटू 1/1 शेयर एक्सचेंज किया, और फेयर वैल्यू जो वेनिस का है यहाँ पे 1.75 है। जो आंसर आएगा इसको दोनों को ऐड करने के बाद वो हमारा टोटल परचेज कंसिडरेशन होगा। सो नेट एसेट कैलकुलेट करेंगे एट एक्विजिशन, हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन, हम लोग कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड वाज 215,500। तो हम लोग को बस क्या करना है, फेयर वैल्यू पेड निकालना है, वो निकाल लिया, एंड फिर एनसीआई का फेयर वैल्यू पेड वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और नेट एसेट एट एक्विजिशन भी क्वेश्चन में दिया है, वो माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14,7,750।
98. Which of the following investment of coffee should be equity account in the consolidated financial statement? Okay, equity account किसके केस में होता है? एसोसिएट के केस में. Okay, तो वोटिंग पर्सन नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन टी कंपनी, नो. 40% नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर है, तो वो हमारा नहीं होगा. 18% of equity share in Cafico with two of the five directors of the Cafico on the board of the कॉफी कंपनी इन द बोर्ड ऑफ द कैफे को, तो 2 होगा हमारा. 50% of the equity share capital of Choco company with a 5 of the 7 director of the coffee company in the board of the Choco company, ये हमारा सब्सिडी हो जाएगा. इक्विटी अकाउंट इस केस में नहीं होगा, so only 2 is the answer, that is B. Are the following statement about the accounting for associate true or false? Okay, equity accounting always be used when the investment equity hold 20% to 50% of the equity share in another entity. Always तो नहीं होता. अभी आप देख लो इस एग्जांपल में 80% था, तभी हम लोग इक्विटी अकाउंटिंग किया, एसोसिएट का ट्रीटमेंट किया, तो लेस देन इसका भी हो सकता है. एंड बट क्राइटेरिया यहाँ पे था ना, जैसे 2 ऑफ द 5 डायरेक्टर, तो ये ऑलवेज नहीं होगा. मे होता है तो ट्रू होता है, ऑलवेज बोला तो ये फॉल्स होगा. Dividend received from the investment in associate will be presented as investment income in the consolidated financial statement. No, ये भी हमारा false होगा, तो हमारा ये दोनों false हो जाएंगे.